एक एस्टेरॉयड जिसका नाम एगाथा 616 है सीधे पृथ्वी की ओर आ रहा है, इसलिए सभी देश मिलकर उस पर कई रॉकेट दागते हैं। एस्टेरॉयड को प्रभावी रूप से नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन इससे रासायनिक यौगिक पृथ्वी पर बरसते हैं, जिससे जानवर विशाल और हिंसक राक्षसों में बदल जाते हैं। केवल एक साल में पृथ्वी अपनी 95% आबादी खो देती है और बचे हुए लोगों को बंकरों, गुफाओं और पैनिक रूम में छिपना पड़ता है। 7 साल बाद जोएल अभी भी एक बंकर में रह रहा है, जहां वह अकेला है, जिसके पास कोई रोमांटिक साथी नहीं है और उसे हर किसी को अपने पास शरारत करते हुए सुनना पड़ता है। चूंकि वह राक्षसों से लड़ने में अच्छा नहीं है, इसलिए जब समूह सतह पर आपूर्ति खोजने जाता है तो वह उनके साथ नहीं जाता। इसके बजाय वह खाना बनाने और गाय का दूध निकालने जैसे काम करता है। वह एक डायरी भी रखता है और अब तक देखे गए राक्षसों को एक सर्वाइवल गाइड के रूप में चित्रित करता है। समूह के पास कुछ साल पहले ही गोलियां खत्म हो गई थीं, इसलिए अब वे कुल्हाड़ी और क्रॉसबो जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन जब जोएल क्रॉसबो चलाने का अभ्यास कर रहा होता है, अचानक बंकर की बिजली चली जाती है और उन्हें पता चलता है कि कुछ राक्षसों ने उनकी सुरक्षा में सेंध लगा दी है। कुछ लोग सुरंगों में जाकर उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी लोग अपने सेंसर सिस्टम की स्क्रीन पर प्रगति देखते हैं। ऐसा लगता है कि समूह मुसीबत में है, इसीलिए जोएल क्रॉसबो लेकर मदद करने के लिए बाहर जाता है। जैसे ही वह उस इलाके में घूमता है, वह एक राक्षस से टकराता है जो उसके एक दोस्त को खाकर खत्म करता है और फिर तुरंत उसके पास आता है, लेकिन जोएल हिल भी नहीं पाता। वह प्राणी उसे मारने वाला होता है, लेकिन शुक्र है कि जोएल के दोस्त पहले ही उसे मार देते हैं। फिर एक फ्लैशबैक में जोएल को प्रलय से पहले उसकी गर्लफ्रेंड एमी के साथ समय बिताते हुए दिखाया जाता है। उसने एमी का एक मजेदार पोर्ट्रेट बनाया, जिसके बाद वे किस करने लगे, लेकिन तभी एक अलार्म बज उठता है जो उन्हें बताता है कि रॉकेट और एस्टेरॉयड के टुकड़े पृथ्वी पर गिर रहे हैं। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे तुरंत अपने परिवारों के पास लौट आए। वर्तमान में जोएल रेडियो का इस्तेमाल करके अन्य बंकरों से बात करता है और एमी के संपर्क में रहता है। आज वह उसे उन पत्रों के बारे में बता रहा है जो उसने एमी के लिए लिखे थे, लेकिन अचानक उनका संपर्क टूट जाता है जब जोएल का रेडियो खराब हो जाता है। इससे एक और फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें जोएल एमी को अलविदा कहते हुए दिखाया जाता है और आई लव यू कहते हुए, इससे पहले कि वे अपने अपने परिवारों के साथ भाग जाएं। वर्तमान में जोएल अन्य लोगों से एमी की कॉलोनी के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि यह यहां से 85 मील दूर है। वहां पहुंचने में 7 दिन लगेंगे और इतने लंबे समय तक बाहर जीवित रहना असंभव है। अपने दोस्तों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जोएल छिपने से इनकार करता है और एमी की खोज में जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करता है, जोएल को पुराने शहर के कई टुकड़े मिलते हैं जो इस इलाके में फैले होते हैं और हर इंच पर पौधे और राक्षस मौजूद होते हैं। कुछ घंटों की चलने के बाद उसे पास में एक राक्षस की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह एक घर के अंदर छिप जाता है। हालांकि जब वह फ्रिज खोलता है तो एक और राक्षस उस पर गर्जना करता है, जिससे वह बगीचे की ओर भागता है। दुर्भाग्य से एक विशाल म्यूटेटेड मेंढक तालाब से बाहर आता है और अपनी लंबी जीभ से जोएल पर हमला करता है। जोएल समय रहते बचता है और हैरान होता है जब वह एक कुत्ते के पास गिरता है जो बहादुरी से मेंढक पर भौंकता है। जोएल इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है, हालांकि मेंढक फिर से अपनी जीभ मारता है और उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वह गिर जाता है। फिर मेंढक जोएल को अपने मुंह में खींचने लगता है, लेकिन शुक्र है कि कुत्ता जीभ को काट लेता है और जोएल को मुक्त कर देता है। इसके बाद जोएल भागने लगता है और कुत्ते का पीछा करते हुए एक बस में चला जाता है, जहां कुत्ता रस्सी से दरवाजा बंद कर देता है, जिससे पता चलता है कि वह प्रशिक्षित था। जैसे ही मेंढक उन्हें ढूंढने के लिए उस क्षेत्र से चला जाता है, जोएल इधर उधर देखता है और महसूस करता है कि कुत्ता यहां अपने मालिक के साथ छिपता था, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। कुत्ते का नाम बॉय है और वह अपने मालिक के कपड़ों को अपने पास रखता है क्योंकि उसे उनकी याद आती है। जोएल रात बस में बिताता है और सुबह बॉय उसके साथ जाने का फैसला करता है। बॉय अपने मालिक के कुछ कपड़े भी साथ लाता है और जोएल उन्हें सुरक्षा के लिए अपने बैग में रख लेता है। जब वे नष्ट हुए शहरों और घने जंगलों से गुजरते हैं तो बॉय और जोएल एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं और कभी कभी खेलते भी हैं। हालांकि बॉय को पकड़ना नहीं आता है, फिर भी उसे यह पता है कि जोएल को जहरीली बेरी खाने से कैसे रोकना है। कुछ समय तक इधर उधर भटकने के बाद जोएल गलती से जमीन में एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके पैरों के नीचे हड्डियां इस बात का संकेत देती हैं कि यह एक राक्षस का घोंसला है। वह सुरंगों में प्राणियों की आवाजें सुन सकता है और समय रहते हमले से बच जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वह लड़ पाएगा।
शुक्र है कि उसी समय क्लाइड और मिनो द्वारा एक रस्सी गड्ढे में गिराई जाती है। वे उसे गड्ढे से बाहर खींच लेते हैं। जैसे ही सभी कीड़े बाहर आ जाते हैं और जब एक राक्षस गड्ढे से बाहर कूदता है तो वे उसे काताना से मार देते हैं। फिर वे बाकी के कीड़ों को खत्म करने के लिए गड्ढे में एक ग्रेनेड फेंक देते हैं। इसके बाद चारों मिलकर यात्रा करने लगते हैं। मिनो जोएल को क्रॉसबो चलाना सिखाती है और वह और क्लाइड उसे जीवित रहने के गुर सिखाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि वे पहाड़ों की ओर जा रहे हैं जहां ठंड के कारण राक्षस नहीं रह सकते। अचानक उनकी यात्रा में खलल पड़ता है जब एक विशाल घोंघा राक्षस उनके पास आता है। इसलिए क्लाइड जोएल की शर्ट लेता है और उसे घोंघा के खोल में छुपा देता है। यह घोंघा बहुत शांतिपूर्ण है और जब वह अपनी यात्रा जारी रखता है तो यह जोएल की गंध को साथ ले जाएगा, जिससे उम्मीद है कि राक्षस उनका पीछा करने के बजाय घोंघा का पीछा करेंगे। क्लाइड और मिनो जोएल को बताते हैं कि वह राक्षस की आंखों से यह जान सकता है कि वह राक्षस अच्छा है या नहीं। जब वे रात में रुकते हैं तो क्लाइड कुछ राक्षसों के बारे में जानकारी साझा करता है ताकि जोएल उसे अपनी डायरी में जोड़ सके। कुछ दिनों तक समूह साथ में यात्रा करता रहता है और जोएल अंत में क्रॉसबो में अच्छा हो जाता है। उसे राक्षसों और जीवन बचाने के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वह सब कुछ अपनी डायरी में जोड़ता जाता है। अंत में वे उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां वे अपने विभिन्न गंतव्यों के लिए बांटने के लिए मजबूर होते हैं और क्लाइड जोएल को एक हाथ ग्रेनेड देकर विदाई देते हैं। जोएल और बॉय साथ में यात्रा करना जारी रखते हैं और बाद में वे एक ऐसे दलदल तक पहुंचते हैं जिसे बॉय नकारता है। जैसे ही बॉय एक बत्तख के आकार के खेल गरला के नीचे छुपने भागता है, वहां जोएल एक आवाज सुनता है और अचानक से भूतल से एक विशाल सेंटीपीड राक्षस उठता है। जोएल अपना क्रॉसबो तैयार करता है लेकिन सेंटीपीड उसे धक्का देता है। फिर राक्षस बत्तख को घेरने लगता है जिसमें बॉय अभी भी अंदर होता है, जिससे जोएल को अपने परिवार के दुखद दिन याद आते हैं। परिवार की गाड़ी का एक दुर्घटना हो गई थी और उसके माता पिता फंस गए थे, इसलिए उन्होंने जोएल से भागने को कहा था। जोएल गाड़ी से बाहर निकला और उसे कुछ बचे हुए लोगों ने ट्रक के पीछे खींच लिया था जब तक वह भाग नहीं गया। उस समय राक्षस बत्तख को हिलाता है और वह बॉय को खोजता है, लेकिन जोएल अपने प्यारे को हारने का नहीं सोचता और अंत में क्रॉसबो से एक तीर मारकर सेंटीपीड को सिर पर मार डालता है। कुछ समय बाद बारिश शुरू होती है, इसलिए जोएल और बॉय छुट्टी ढलने के लिए एक छोड़ा हुआ इमारत में जाते हैं। वहां उन्हें एक रोबोट मिलता है जिसका नाम मेविस है, जिसके पास केवल 51 मिनट की बैटरी बची है और वह अपने जीपीएस का इस्तेमाल करके जोएल को बताती है कि वह सिर्फ 10 मील दूर है एमी के कॉलोनी से। राक्षसों के हमले से पहले रोबोट बहुत हाल ही में आई थी, इसलिए जोएल को अब तक किसी से बात करने का मौका नहीं मिला था। मेविस अपने रेडियो का इस्तेमाल करके एमी से संपर्क में रहने में जोएल की मदद करती है, जो ठीक है। उसने बताया कि कुछ बचे हुए लोग आ गए हैं और पूरी कॉलोनी को बचाने के लिए आएंगे, लेकिन इससे पहले ही कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है क्योंकि मेविस की बैटरी खत्म होने वाली है। उसकी अंतिम क्षणों की ऊर्जा के साथ मेविस अपने सोशल मीडिया डेटाबेस तक पहुंचती है और जोएल को अपने परिवार की कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाती है। रोते हुए जोएल मेविस से गले मिलता है और साथ में वे चमकदार जेलीफिश को उड़ते हुए देखते हैं। जब मेविस अंत में बंद होती है, एक आभारी जोएल उसे उचित दफनाई देता है। अगले दिन जोएल और बॉय आगे बढ़ते हैं और लगभग एक बड़े गड्ढे में गिरने से जबरदस्ती बचते हैं। बॉय भाग जाता है जबकि जोएल को नीचे उठते हुए राजमार्ग की रानी सैंड गॉबलर दिखाई देती है। उसने एक खिलौना फेंककर इसे ध्यान भटकाया और बॉय के साथ भागना शुरू किया, लेकिन रानी उनके पीछे पड़ जाती है। जंगलों में दौड़ते दौड़ते जोएल एक छड़ी में फिसल जाता है और नदी के किनारे गिर जाता है, जिससे बॉय के मालिक के कपड़े पानी में गिर जाते हैं। जोएल बॉय के साथ एक खोखले पेड़ के पीछे छिपने की दौड़ करता है और रानी बहुत करीब आती है, लेकिन वे खामोशी में इंतजार करते हैं जब तक वह चली न जाए। उस समय बॉय पानी में कपड़े देखता है और इसे लेने के लिए डूबता है, जिससे मॉन्स्टर का ध्यान उस पर आता है। जब यह उनकी ओर भागता है तब जोएल अपनी बैग से ग्रेनेड लेता है और रानी के मुंह में डालता है और फिर वह भी पानी में कूद जाता है। मॉन्स्टर फट जाता है और किसी को चोट नहीं पहुंचती। इसके बाद जोएल किनारे पहुंचता है, लेकिन उसके शरीर पर जो लीची है उसके खोपड़े से ढके हुए हैं। उसने सभी को हटा लिया और फिर बॉय पर चिल्लाते हैं, उसे जिम्मेदार ठहराकर कि रानी की हमले के लिए उसने भाग दिया और उसे भागने के लिए मजबूर किया। जोएल अकेले आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही लीची का जहर उसे विचारशील होने लगता है और उसे सभी तरह की पागलाई चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसने एक पौधा देखा जिसे क्लाइड ने उसे दिखाया था, जो विष विरोधी है, और उसे खा लिया। फिर जब उसने कुछ लोगों को आते हुए देखा तो यह हेल्यूसिनेशन नहीं था, यह एमी और उसके साथी सर्वाइवर्स थे जिन्हें बॉय ने लाया था। उत्साहित जोएल एमी को चुंबन देता है पहले बेहोश हो जाने से। थोड़ी देर बाद जोएल एमी के बंकर में जागता है। उसकी हालत अच्छी हो चुकी है, लेकिन उसे यह भी पता चलता है कि उसने असल में एमी के बजाय किसी अनजान सर्वाइवर को चुंबन दिया था। उसकी एमी की कॉलोनी एक यॉट कैप्टन और उसके दल ने खोजी थी, जिन्होंने वादा किया है कि वे सर्वाइवर्स को एक सुरक्षित जगह ले जाएंगे। सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए एमी जोएल के साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकती। फिर जोएल बंकर में देखता है, इस कॉलोनी की आदतें सीखता है और देखता है कि वे समुद्र के बिल्कुल पास हैं। उस यॉट के लोगों से मिलता है
डाना, रॉको और कैप्टन ब्रुक्स। बाद में जब जोएल को एमी के साथ एक प्राइवेट मोमेंट मिलता है, एमी ने एक अन्य सर्वाइवर के साथ डेटिंग शुरू की थी क्योंकि उसे लगा वह कभी भी जोएल से मिलेगी नहीं, जो दुखी तौर पर पिछले साल मर गया। इसके बाद जोएल अपनी कॉलोनी से संपर्क करने का प्रयास करता है पर सफल नहीं होता। जब उसने उन्होंने दिया मी एन पी देखा तो उसे देखकर हैरानी होती है कि उसने पहले देखे गए सपोर्ट मैसेजेस हैं और उसे समझ में आता है कि उसने अपने सेल्फिश इरादे के लिए एक अच्छे फीनमिली को बिना कुछ बताए छोड़ दिया। उस समय रेडियो फाइनली उसकी कॉलोनी से संपर्क करता है और सभी जोएल के लिए गर्व महसूस करते हैं कि वह जिंदा रहा। उन्होंने बताया कि कई प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लेकिन ज्यादा कहने से पहले ही लाइन कट जाता है। जोएल निर्णय लेता है कि उसे अपने परिवार के पास वापस जाना है और यॉट के विचार को अनदेखा करना है। अपने रास्ते में उसने पता लगाया कि उसे दी गई खाने की प्लेट में जहरीले बेरी हैं। इसका मतलब है कि वो ग्रुप कुछ छुपा रहा है। वह तुरंत एमी को वार्निंग देने के लिए भागता है, जो ब्रुक्स के घर में शराब के नशे में धुत हो रही है। जब जोएल कुछ कहने के लिए कोशिश करता है तब डाना उसे मार देती है। अगले सुबह जोएल जब जागता है तो उसे एक बैरल के साथ बांध दिया गया है और सभी सर्वाइवर्स नशे में होते हुए फंस गए थे। डाना रेडियो टावर को ब्लास्ट कर देती है। फिर ब्रुक्स बताता है कि उन्होंने अपने दल द्वारा सभी कॉलोनियों से सामान चुरा ली है और यॉट को एक मॉन्स्टर क्रैब द्वारा खींचा जाता है। ब्रुक्स इस मॉन्स्टर को बिजली के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। उसी समय क्रैब बाहर आता है और सब लोग छिपने लगते हैं, तो एमी बैरल से ढक्कन उठाती है और इसे अपने और जोएल को फ्री करने के लिए इस्तेमाल करती है। फिर वह रॉको की ओर दौड़ती है, जो उस पर गोली चलाता रहता है। वह ढक्कन से गोलियों को रोकती है और फिर उसको धक्का देती है, जिससे वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच जोएल एक हथियार ढूंढता है और क्रैब को मारने के लिए दौड़ता है, जिससे वह गिर जाता है। हालांकि यह अभी भी जिंदा है और ब्रुक्स की बिजली द्वारा एक इलेक्ट्रिक पल्स उसे जोएल को गिरा देता है। उसी समय एमी ठीक हो जाती है और वह डाना से लड़ने लगती है। कुछ हिट मारती है, पर दुर्भाग्य से डाना का एक्सपीरियंस ज्यादा होने की वजह से उस पर कमजोर पड़ जाती है। जल्द ही क्रैब भी लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। बॉय बाहर निकलकर उस क्रैब पर भौंकता है और डाना उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन एमी उसके हाथ पर मारती है और उसे क्रैब को मारने में लगा देती है। फिर हम देखते हैं एमी डाना को मारने में सफल होती है। इसके बाद ब्रुक्स अटैक करता है और एमी को गिरा देते हैं और अपने दोस्तों को नौका पर जाने के लिए कहता है। जैसे ही क्रैब अपनी विनाशकारी चालें जारी रखता है, बॉय उसकी हमलावरी से बचता है और एमी तक पहुंचता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। ब्रुक्स क्रैब को अपने रिमोट से कंट्रोल करना जारी रखता है ताकि उसे और गुस्सा आए, और जोएल क्रैब को देखता है और उसका दुर्बल स्थान पहचानता है। एमी डाना का छोड़ा हुआ हथियार लेकर आती है और उसे जोएल को सौंपती है, जो क्रैब को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसकी आंखों में देखता है और पता चलता है कि यह वास्तव में एक दयालु प्राणी है जिसे एक असली दानव द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जोएल बजाय इसके बेड़ियों को गोली मारता है और क्रैब को आजाद करता है, जो तुरंत जहाज में पहुंचता है और डाना, रॉको और ब्रुक्स को खा जाता है और इस प्रक्रिया में जहाज को तबाह कर देता है। कुछ ही क्षणों बाद जब सब लोग सुरक्षित हो जाते हैं, जोएल एमी से विदाई लेते हैं, उसे गले मिलते हैं और उन्होंने अपनी जर्नल भी उसे दे दी ताकि वह भी जान सके कि जंतुओं के बारे में। चाहे वे दोनों साथ नहीं थे, फिर भी वह यात्रा के लिए आभारी है क्योंकि इसने उसे एक बेहतर इंसान बनाया। जब उनकी यात्रा समाप्त होती है तो उन अगले 7 दिनों तक जोएल और बॉय साथ चलते हैं और एक नए एक्सपीरियंस की तरफ चल पड़ते हैं। अंत में वे जोएल के गांव पहुंचते हैं, जहां उन्हें खुले बाहों से स्वागत किया जाता है। इसके बाद जोएल रेडियो के माध्यम से सभी अन्य बंकर्स को संदेश भेजते हैं, उन्हें यह सिखाते हुए कि वहां जीवित रहने के तरीके, और उन्हें पहाड़ों की ओर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं जहां ठंड में जंतुओं को दूर रखेगी। फिर जोएल, बॉय और उनके साथी एक सेफ जगह की तरफ निकल जाते हैं और जल्द ही एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उत्सुक अन्य ग्रुप भी यह करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी? कमेंट्स में बताएं।